Welcome students in my general science classes for REIT level 2 for science और मैथ्स स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा जंतु और पादप कोशिका में अंतर, उसके कोशिकांगों की, उनकी संरचनाओं के कार्य, उनके डायग्राम में। आज की क्लास में हम देखेंगे सारे कोशिकांग जो मैंने यहाँ लिखे हैं और आगे भी मैं लिखूंगा, वो एक तो कहाँ पाए जाते हैं नंबर 1, और नंबर 2 उनके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहाँ मिलेगी? पादप कोशिका में और जंतु कोशिका जीवाणु कोशिका में मिलेगी। अब आता है इसका कार्य कि इस कोशिका का कार्य क्या है। तो इस कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति का कार्य हुआ सुरक्षा। ठीक है, बाहरी वातावरण से संबंधित कोशिका की सुरक्षा कोशिका भित्ति का कार्य हुआ। ठीक है, दूसरा लेते हैं कोशिका झिल्ली। कहां मिलेगी? पादप कोशिका में भी है, जीवाणु में भी है और जंतु में भी है। तो हम ये बोलेंगे कि ये तीनों में मिलेगी। ठीक है, और अब हम देखेंगे इसके कार्य। इसका कार्य केवल एक सुरक्षा तो है ही, इसके साथ में एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं पारगम्यता। ये पारगम्यता को निर्धारित करती है, मतलब कौन सा पदार्थ कोशिका में आएगा, कौन सा पदार्थ कोशिका से जाएगा, इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो पादप की या जंतु की या जीवाणु की कोशिका झिल्ली करेगी। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली का कार्य सुरक्षा तो एक सामान्य कार्य हुआ। विशिष्ट कार्य क्या हो गया? पारगम्यता निर्धारित करना कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकता है। जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में बाहर से कौन सा पदार्थ आ सकता है और अंदर से कौन सा पदार्थ बाहर जा सकता है, इसका निर्धारण कोशिका झिल्ली करेगी। ठीक है, अब लेते हैं केंद्रक। केंद्रक और ये दोनों जो हैं ये कोशिकांग की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना, जब भी कोशिकांगों की लिस्ट बनाई जाएगी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोशिकांग के बारे में पूछा जाएगा तो ये कोशिकांग की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, केंद्रक विशिष्ट अंग है, विशिष्ट भाग है। कहां मिलेगा? जीवाणुओं के अंदर। ठीक है, केंद्रक झिल्ली विहीन, केंद्रक झिल्ली विहीन और पादप और जंतु कोशिका में झिल्ली युक्त। ये मैंने बात आपको बता दी थी पहले कि जीवाणु कोशिका में केंद्रक होता है लेकिन केंद्रक झिल्ली विहीन होगा वो, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली युक्त होगा। तो इसका मतलब जीवाणु कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका में आदिम प्रकार का केंद्रक होगा। ठीक है, केंद्रक का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, इसके बहुत सारे कार्य हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट जो कार्य है वो है नियंत्रण। ठीक है, कोशिका में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करेंगे। कौन सा पदार्थ बनेगा, कौन सा पदार्थ जो है वो कहाँ व्यवस्थित होगा, ये सारे नियंत्रण जो है वो केंद्रक करेगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पाचन का। पाचन के लिए हमें प्रोटीन को या प्रोटीन के पाचन हेतु एंजाइम की आवश्यकता होती है। इन एंजाइमों का निर्माण इसी केंद्रक के नियंत्रण में होता है। यही एंजाइम केंद्रक के नियंत्रण के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही जो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हार्मोन बनते हैं, कोई भी पदार्थ जो बन रहा है, एक कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ बन रहा है उसका नियंत्रण व नियमन केंद्रक करती है। ठीक है, तो ये अपने कोशिका को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं और ऐसे सारे शरीर के अंदर कोशिकाएं कंट्रोल होकर पूरे शरीर को niयंत्रित करने का काम कर रही है। तो ये केंद्रक का नियंत्रण नंबर 1 फर्स्ट कार्य। दूसरा है ये आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिक गुणों का वहन। ठीक है, यहां ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। केंद्रक जो है, इस केंद्रक में हमने देखा था कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क है,
और ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये इस संरचना के रूप में होता है जिसको बोलते हैं गुणसूत्र, और इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। तो ये केंद्रक में होता है और निषेचन के समय नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन के समय ये गुण जो है या ये आनुवंशिक गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो ये कार्य भी केंद्रक कर रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट कार्य जो है एग्जाम के पर्पज से, नियंत्रण और नियमन तथा आनुवंशिक गुणों का वहन करना। इन शॉर्ट बाकी सारे कार्य केंद्रक ही कंट्रोल करता है। अब लेते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस है तो इसका मतलब क्या निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। तो ये तो एक सामान्य टर्म हो कि एटीपी का निर्माण करता है, पावर हाउस है। अब ये एटीपी के निर्माण के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं को काम में लेता है वो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हम इसको करेंगे, क्या क्या प्रक्रियाएं करते हैं। सबसे पहले ये श्वसनीय फॉस्फोरीकरण, या हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके, वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेके ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के बाद में इससे एटीपी का निर्माण करते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये हो गया श्वसनीय ऑक्सीकरण किसी भी पदार्थ का। हमने ग्लूकोज का उदाहरण लिया है, तो वायुमंडल से श्वसन से जो मनुष्य जंतुओं ने ऑक्सीजन ली है, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होके एटीपी का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये श्वसनीय फॉस्फोरीकरण बोल सकते हैं, श्वसनीय ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, या कोशिका श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो अभी तक जो सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा था कि ऊर्जा का निर्माण, एटीपी का निर्माण, एक नया शब्द आ गया श्वसनीय ऑक्सीकरण या फॉस्फोरीकरण, या और बोल सकते हैं एटीपी का निर्माण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो ये पावर हाउस हो गया। ये मिलेगा कहाँ पे, ये यूकैरियोटिक कोशिका, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में ये मिलेगा। ठीक है, पादप कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में भी है, और जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसमें वहां पे इनकी संख्या ज्यादा होगी। जैसे सबसे ज्यादा संख्या के अंदर अगर हम बात करें जंतुओं के अंदर, तो बर्ड्स जो है, पक्षी, इनकी फ्लाइट मसल्स होती है, ओडियन पेशी यानी उड़ने वाली जो पेशी होती है उसमें लाखों में होती है ये। उसके बाद में नंबर देखें, मनुष्य की कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी, उनमें होती है, इनकी संख्या भी लाखों में होती है। तो कहने का मतलब है जहां ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा और वहां एटीपी का निर्माण भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट लेते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। हाँ, एक बात और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इन माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का राइबोसोम है। ठीक है, और ये डीएनए जो होता है इनका खुद का, वो सर्कुलर होता है, और ये डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यही डीएनए जो होता है एटीपी के निर्माण के लिए आवश्यक एंजाइमों का निर्माण करता है। तो हमें शॉर्ट में ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है इसके पास में खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। ये डीएनए आनुवांशिक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आनुवांशिक नहीं होता है, यानी ये आनुवांशिक गुणों का वहन नहीं करता है। ठीक है, अब लेते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। दो प्रकार की हमने कल की थी, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। रफ जो होती है वो केंद्रक के ऊपर मिलेगी, ये डायग्राम में कल बताया था, और SER जो होती है वो कोशिका द्रव्य मुक्त अवस्था में होगी। स्मूथ जो होगी, जिसपे राइबोसोम नहीं होगा, जिसपे राइबोसोम होगा वो रफ होगी, तो जिसपे राइबोसोम होगा वो केंद्रक पे होगी, जिसपे राइबोसोम नहीं होगा वो कोशिका द्रव्य में होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, और इनका काम होगा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पैकेजिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय का कार्य भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पैकेजिंग करना, उनको जोड़ना। जो गोल्जी
अंतःप्रद्वी जालिका से पदार्थ आए, उनके साथ में विभिन्न आवश्यक अवयव जोड़ने का काम गोल्जी काय कर रहा है। राइबोसोम, राइबोसोम का आपको बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है। उसके बाद तारकाय का काम होगा केंद्रक विभाजन में या कोशिका विभाजन में तरकु तंतु का निर्माण करना। तो तारकाय का काम केंद्रक विभाजन या कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है। तो ये 8 कोशिकांग मैंने यहाँ लिखे हैं। इन 8 कोशिकांगों के विशिष्ट कार्य, और ये विशिष्ट कार्य सारे एग्जाम में आने से संबंधित, जैसे कोशिका भित्ति का सामान्य मान लेते हैं, लेकिन कोशिका झिल्ली का पारगम्यता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्रक का 2 कार्य मैंने बताए थे, आनुवंशिक गुणों का वहन और नियंत्रण। माइटोकॉन्ड्रिया के 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। अंतःप्रद्वी जालिका 2 प्रकार की, दोनों के कार्य अलग अलग हो गए। गोल्जी काय का काम इसी के साथ में अटैच है। राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण करना। बहुत सारे राइबोसोम जो होंगे ये अंतःप्रद्वी जालिका में जुड़े हुए होंगे और ये प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। और तारकाय का काम होगा कि केंद्रक विभाजन या कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण करना या केंद्रक विभाजन या कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो ये 8 टॉपिक थे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद वाले जो कोशिकांग हैं उनके कार्य। आप इन 8 टॉपिक्स पे देखिए, जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जितना शॉर्ट, जितना कंसंट्रेट कंपाइल करके आप इन नोट्स को पढ़ेंगे उतना ही यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लासेस। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है और आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।